Brought to you by Bank of Maharashtra. बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपने होम लोन पर ब्याज दर घटाकर अब कर दिया है केवल 8.35%, वो भी जीरो प्रोसेसिंग फी पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बजट और बाजार बिस्तक की खास पेशकश, जिसमें बात करते हैं कि एक्सपेक्टेशंस क्या हैं बजट पे। मार्केट जो लीडर्स हैं वो क्या समझते हैं कि बजट इस बार कैसा आ सकता है, और दूसरा स्टॉक मार्केट पे क्या करना चाहिए, आपकी होल्डिंग्स पे क्या करना चाहिए, और खास तौर पे कौन से सेक्टर्स हैं, कौन से स्टॉक्स हैं जिनको बजट से फायदा होगा, या फिर पूरे फिस्कल के लिए इस समय कहाँ पर टॉप पिक्स, टॉप बेट्स निकल के आ रही हैं, इन पे बात करते हैं। तो आज के जो खास मेहमान हैं वो है प्रशांत तापसे जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च एनालिस्ट मेहता इक्विटीज के। प्रशांत जी नमस्कार, स्वागत है आपका बिस्तक पे। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। सर, पहला सवाल तो ये चुनावों से पहले का बजट है, और दिस इज नॉट अ बजट, दिस इज वोट ऑन अकाउंट, इंटरिम बजट। तो है तो मंच बहुत बड़ा, लेकिन क्या आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वित्त मंत्री इस बजट में बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं भी कर सकती हैं? क्या उतना दायरा है वित्त मंत्री के पास? और स्टॉक मार्केट, ये जो बजट वाला हफ्ता है ना, इसके स्टार्ट में ही एकदम से तेज हो गया है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपनिंग इस वीकली इस वीक की हमने देखी है। तो क्या एक्सपेक्टेशन बहुत पॉजिटिव है बजट को लेकर? जैसे आपने बताया कि ये इंटीरियम बजट है। एवरी बजट, एवरी इलेक्शन से पहले जो बजट आता है उसमें बड़े अनाउंसमेंट होते नहीं है, बट मोदी जी के जो गवर्नमेंट के अंदर ऐसे कुछ उसने रखा नहीं है। नाउ बजट इज नॉट ए बिग इवेंट फॉर अस। उसमें क्या है, जो अनाउंसमेंट्स है वो आते रहेंगे, जितना वो डिफेंस में कर रहे हैं, जितना वो पावर में कर रहे हैं, दिस विल कंटिन्यू, क्योंकि ये तो मार्केट ने कॉन्फिडेंस ले ही लिया है कि द गवर्नमेंट विल कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स। वन साइड तो वो रैली आना ही है, बट उनके लिए फिर से वो जुलाई में जो नया बजट करना है उसके कुछ वेट करने की जरूरत नहीं है। अगेन इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग नो पीरियड फॉर 2 to 3 months। तो बड़े अनाउंसमेंट्स आएंगे इसमें, एंड प्लान भी अच्छा कराएंगे नेक्स्ट 5 इयर्स का, क्या क्या उनको प्लान करना है, कैसे एक्सपेंडिंग करने है, कैसे कैपेक्स करना है। और सेक्टर फोकस में ज्यादा से ज्यादा उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग रखा हुआ है कि लास्ट 5 साल में आपने देखा होगा मेक इन इंडिया से मेक फॉर द वर्ल्ड, मेक फॉर द वर्ल्ड का जो स्ट्रेटेजी मोदी जी ने जो स्टार्ट किया है, उसके लिए शायद ये अगले 5 साल में वो सक्सेस होने के लिए कोशिश करेंगे। तो मेरे लिए ये बजट अच्छा ही रहेगा, नथिंग नेगेटिव। अनाउंसमेंट्स भी आएंगे, मेनली फोकस्ड ऑन पावर एंड डिफेंस। लेकिन सर, ये प्री बजट और पोस्ट बजट मार्केट को आप कैसे देखते हो? मार्केट में अभी बस 2-3 ट्रेडिंग सेशंस ही बचे हैं आज का मिलाकर बजट आने में, यस। और तो ऊपर से ये यूएस फेड की पॉलिसी भी आनी है 31 सेम डे। तारीख हाँ, यस। सेम तो डे। देखो, प्री बजट रैली में आई थिंक मार्केट्स ने ऑलरेडी उसको डिस्काउंट कर ही लिया है। सेक्टर फोकस अब देखोगे तो रेलवे लास्ट 15 डेज से रेलवे ऊपर ही है। इरकॉन देखोगे, आईआरएफसी देखोगे, रिट्स देखोगे, तो ये सब चीजें ऑलरेडी मतलब मोमेंटम कैच अप कर ली है। लास्ट ईयर जिसे रेलवे में 2 लाख करोड़ का उन्होंने कैपेक्स रखा था, आई थिंक दे विल इंक्रीज मिनिमम बाय 100% राइट नाउ। 4 से 5 लाख करोड़ का उन्होंने रेलवे रेलवे का एक्सपेंसेस कैपेक्स प्लान कर ही रहे हैं। तो आई थिंक स्टॉक्स ऑलरेडी मोमेंटम आ चुके हैं। अभी फ्रेश किसी को लेना है तो यस, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जोन में आ सकते हैं। बजट के बाद देयर विल बी अगेन, ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपेक्टेशंस एंड होप्स, थोड़ा मार्केट्स में और सेक्टर स्पेसिफिक में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, बट ऑलरेडी मोमेंटम आ चुका है। राइट, 31 जनवरी को आएगी फेड पॉलिसी, यूएस फेड की पॉलिसी, वो हमारे भारत के समय अनुसार देर रात को आएगी, तो उसका असर भी फिर बजट वाले दिन ही पड़ेगा। तो ऑब्वियसली यस। वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। अच्छा, फिर एफआई सर खरीद तो रही नहीं है। जनवरी महीने में देखें, अब तक 35,778 करोड़ रुपए की बिकवाली कर गए, और ये पूरे एक साल में सबसे बड़ी बिकवाली है। पिछली बार जनवरी 2023 में ऐसा करा था उन्होंने, इस बार इस महीने किया जाके। और एफआईएस खरीदने की जल्दबाजी तो कर नहीं रहे हैं, तो 21 के बलबूते हम समझे कि मार्केट में तेजी बनेगी। निफ्टी 21,600 के ऊपर निकल गया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग है। यस, मतलब बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी इंडिया में लास्ट 1 ईयर में एवरी टाइम जब मार्केट 6 से 5% गिरता है तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। इंडियन पैसा अभी इतना मतलब पंप अप हो रहा है इंडियन मार्केट्स में। रिटेल के जो एफआईएस पैसा है, एसपीआई, एसआईपी पैसा आ रहे हैं 20,000 करोड़ के आसपास। तो इवन दैट इज ऑल्सो हेल्पिंग इंडियन मार्केट्स टू नो रीगेन दी डिप्स। और आप देखोगे एएमसी में 3 to 5% का जो कैश पोजीशन है, वो भी अगर यूटिलाइज कर देंगे तो मार्केट्स को बाय ऑन डिप्स में ह्यूज बाइंग आती है। तो एफआईएस का मूड, आई नो इट इज द ओनली नेगेटिव कंसर्न फॉर इंडिया राइट नाउ। बाकी हर चीज पॉजिटिव जा रही है। यूएस मार्केट से भी अच्छा ऑल टाइम हाई पे हुआ है, जापानिक मार्केट्स, यूरोपियन मार्केट्स सब पॉजिटिव में ही है। और वी आर इन द रिजल्ट सीजन अगेन, मतलब बहुत सारे इवेंट्स इंडिया के लिए पॉजिटिव जा रहे हैं। बस एक ही एफआईएस है, एंड दे हैव समथिंग न्यू इन देयर हैंड टू सेल एवरीथिंग ऑन एवरी डे। मार्केट्स में मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन पहले फिर से बजट पे ही बात करते हैं। फिस्कल डेफिसिट को घटाना और ग्रोथ को बढ़ाना, ऐसी प्राथमिकता रह सकती है सरकार की? क्या तालमेल बिठा पाएगी सरकार? जो लक्ष्य सेट किया था फिस्कल डेफिसिट, दैट वाज 5.9%, और ग्रोथ तो हमने देख ही लिया, बहुत ही जबरदस्त देखने को मिल रही है पूरी दुनिया में।
भारत की जो ग्रोथ है वो बहुत जोरदार है, लेकिन ये बैलेंस कैसे बनाकर चलेगी फिस्कल डेफिसिट में और ग्रोथ में? सरकार बैलेंस कैसे बनाएगी? आई थिंक लास्ट 2 ईयर टर्म्स में मोदी जी ने ग्रोथ को बहुत ही इंपॉर्टेंस रखा हुआ है। और ग्रोथ कहाँ से आएगी? एक तो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से आएगी। अगर मेक फॉर द वर्ल्ड अगर हम लोग सोचते हैं तो वर्ल्ड को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, तो ऑब्वियसली ग्रोथ शुड बी हाईली फोकस्ड। और फिजिकल फिजिकल डिफिसिट के लिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करेंगे वो लोग, बट आई थिंक ग्रोथ विल बी दी ओनली वे वेयर इंडिया कैन गो फॉरवर्ड फॉर $10 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो मेरे लिए वो ग्रोथ ही फोकस रहेगा। सर, पिछली बार 10 लाख करोड़ रुपए का कैपेक्स अनाउंस हुआ था। इस बार कितना एस्टिमेट कर रहे हैं, कितना कैपेक्स कर सकती है सरकार? आई थिंक 20 to 25% का इंक्रीज तो मिनिमम आएगा। उसके ऊपर वी हैव टू वेट एंड वॉच। तो फिर तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन से जुड़ी कंपनियां जो होंगी वो रडार पर रहेंगी। आपकी ऑब्वियसली क्या यस। राय है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन कंपनियां मेजर थीम क्या है इस सेक्टर को अगर प्ले करना हो? क्योंकि सर बहुत ब्रॉड सेक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन स्पेस, कहाँ पर लगाना चाहिए? कैपिटल गुड साइड पे जाएं, मैन्युफैक्चरिंग पे जाएं, सीमेंट पे, कंस्ट्रक्शन पे, रियल एस्टेट, कहाँ पर पैसा ज्यादा जाएगा? आई थिंक जैसे आपने बताया इंफ्रा, आज देखो L&T इवन दैट इज मेकिंग न्यू हाइस। आज मार्केट जो संभालने के लिए देखते हैं तो एक तो रिलायंस संभाल रहा है, बैंक संभाल रहा है और L&T संभाल रहा है। तो मेरे हिसाब से देखते हैं कि इंफ्रा विल बी हाईली फोकस्ड और मैन्युफैक्चरिंग विल बी हाईली फोकस्ड। अब सबका फोकस है रेलवे स्टॉक्स पे। ऐसी फर्राटा रफ्तार से चले हैं ये, 2023 में आउटशाइन कर गए, 2024 में जनवरी महीने में इन्होंने जबरदस्त तेजी शो कर दी थी। अब जाके थोड़ा ऊपरी स्तर पे थोड़ी मुनाफा वसूली हो रही है, पर इतनी भी बड़ी नहीं हो रही है मुनाफा वसूली। रेलवे में FY 24 में 2.4 लाख करोड़ का एलोकेशन किया गया था। क्या इस बार भी रिकॉर्ड एलोकेशन की उम्मीद है? आई थिंक मेरे मेरे एजम्पशन के हिसाब से मेरे लिए डबल का एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ मैं। ऑलमोस्ट 4 से 5 लाख करोड़ तक रेलवे के लिए अलोकेशन आने वाला है। बिकॉज रेलवे इज द नर्व ऑफ इंडिया, मतलब लॉन्गेस्ट रेलवे नेटवर्क इन इंडिया में है, तो मतलब वर्ल्ड में है तो इंडिया में ही है। तो मेरे हिसाब से लगता है डबल अलोकेशन आएगा और वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड हो रहा है सेक्टर स्टॉक्स के अंदर। पर अब निवेशक जानना चाहते हैं कि इन लेवल्स पे करें क्या रेलवे स्टॉक्स में? तो बहुत तेज हो गए सर, देखो मल्टी अगर रिटर्न्स हैं, मल्टी अगर मतलब। अगर अगर इन्वेस्टर है तो ऑब्वियसली दे हैव टू होल्ड और वेट फॉर एनी डिप्स। मतलब मार्केट में जब खराबी कुछ आती है तो ऑब्वियसली ये स्टॉक में भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। अगर इन्वेस्टर है तो ही होल्ड रखो रेलवे स्टॉक्स में। कंजर्वेटिव है तो यस यू हैव टू बुक्स कीप ऑन बुकिंग एट ईच एंड एवरी लेवल्स। पर सर ये पी एक्सपेंशन क्या इसी के चलते होता है कि सरकारी पॉलिसीज जिस सेक्टर के फेवर में आ जाए तो बस उसी सेक्टर पे ही मार्केट बेट लगाना शुरू कर देता है, वैल्यूएशंस जो मर्जी हो, जबरदस्त तेजी। बताओ किसने नाम सुना था एक साल पहले इन कंपनियों का? IRFC, RVNL, नाम तो सुना होगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने की किस में हिम्मत आती है? और अब हिम्मत बहुत आ गई है रिटेल इन्वेस्टर्स की इन लेवल्स पे, जबकि नीचे नहीं खरीदे हुए थे। ऊपर भागते हुए शेयर्स को देखना क्या ठीक रहेगा? सर क्या करना चाहिए, मुद्दा यही करना क्या चाहिए इन लेवल्स? देखो अगर नया पैसा डालना है तो वेट एंड वॉच है। अगर ऑलरेडी इन्वेस्टेड है रेलवे स्टॉक्स पावर स्टॉक्स में, इनको थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करो बट नॉट 100%। डोंट गेट आउट ऑफ दिस सेक्टर 100%। तो ओवरऑल वेटेज वेटेज रखना चाहिए। राइट, क्या पसंद है आपको रेलवेज में? राइट्स, RVNL? मुझे मुझे IRFC इज द बेस्ट स्टॉक टू गेन दिस मोमेंटम। जितना भी एक्सपेंशन प्लान आएंगे तो इनके लिए एक डिफॉल्ट बिजनेस मॉडल बन जाता है। 3 to 4% का यील्ड इनका आराम से बन जाता है, प्लस हाई डिविडेंड यील्ड के हिसाब से काम करते हैं। तो मेरे लिए IRFC इज द ओनली बेस्ट स्टॉक। बाकी RVNL भी है, बहुत सारे वंदे भारत के ऑर्डर्स भी अब मिलने वाले हैं उनको। अभी जो ऑर्डर बुक है उसका डबल ऑर्डर बुक भी अगले 1 साल में आने वाला है। तो RVNL और IRFC इज भी बेस्ट स्टॉक फॉर मी इन रेलवे। IRFC आपने चुन लिया, बिल्कुल सेफर साइड पर निकल लिया कि जो भैया रेलवे को फाइनेंस करती है उसी कंपनी में बेट लगा दो, सीधी कहानी। यस तो राइट। बढ़िया सर, डिफेंस कंपनियों पे क्या करें? ये तो कंसोलिडेट होना शुरू कर दिया इन्होंने। ये ना डिफेंस कंपनी रेलवे से पहले दौड़ी थी बहुत तेज। पहला सेक्टर जो लाइमलाइट में आया था सरकारी खेमे में वो डिफेंस था। पर इन स्तरों पर ये कंसोलिडेट हो रहे हैं बहुत सारे स्टॉक्स। क्या अभी भी बेट लगाई जा सकती है या फिर किसी बड़ी डिप का इंतजार करना चाहिए? यस अगेन मैं इस पे फोकस करूंगा, मेक फॉर द वर्ल्ड। आज ही मैंने का एक न्यूज पढ़ा कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हाईली फोकस आ रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड इंडिया राफेल भी मैन्युफैक्चर करेगा। तो रिलायंस इंफ्रा भी आज एक्शन में है। तो आई थिंक डिफेंस में बहुत सारा मोमेंटम आ चुका है और लॉन्ग टर्म के लिए हम दुनिया के लिए अगर कुछ डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाने वाले हैं तो ये लॉन्ग टर्म स्टोरी यहाँ से बन सकता है। तो स्टॉक स्पेसिफिक देखोगे तो मेरे लिए अभी भी HAL अभी ज्यादा मोमेंटम आया नहीं है, बिकॉज दे विल ऑल्सो फोकस ऑन लॉट ऑन एक्सपोर्ट मार्केट। तो HAL or Reliance Infra would be a current focus for me for this budget, again for full year also. अच्छा, किसी घोषणा, कोई बड़ी अगर स्कीम अनाउंस करनी हो सरकार ने तो उसके लिए बजट का तो कोई भी ऐसा भी नहीं कि इंतजार करना चाहिए, नहीं कभी कभी Right.
हाँ, पर ये होता है कि जैसे इस बार बजट से पहले एक बड़ी घोषणा कर दी प्रधानमंत्री ने अयोध्या से वापस आते ही, एंड दैट इज पीएम सूर्योदय योजना। तो ये जो सोलर सेक्टर से जुड़ी जो कंपनियां हैं, रिन्यूएबल पावर से जुड़ी जो कंपनी है, वो एकदम से लाइमलाइट में आएंगे, चाहे वो उनको फाइनेंस भी करती हो। रूफ टॉप सोलर लगाने वाली जो कंपनी है, उनको फाइनेंस करने वाली कंपनी है इल्डा, वो स्टॉक भी यस। बहुत तेज है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, आरईसी, ये स्टॉक्स पहले ही बहुत तेज हैं। ओवरऑल अगर सोलर सेल्स वाली जो कंपनियां देखोगे, बोरोसिल रिन्यूएबल जैसी कंपनियां, वो भी तेज हैं। इस सेक्टर पे कितनी बड़ी ये थीम है मार्केट के लिए, कितनी बड़ा पोटेंशियल है, और क्या निवेशकों को इन्वेस्ट करना चाहिए पावर कंपनियों में, पावर फाइनेंस कंपनियों में, रिन्यूएबल सेक्टर, आपकी राय? सर देखा, मुझे देखा है तो सोलार पहले 10 साल पहले भी बहुत लाइमलाइट में था, फिर से वो पूरा डेड इन्वेस्टमेंट हो गया था बहुत लोगों का। रिसेंटली जिस दिन में अयोध्या में राम मंदिर ओपनिंग हुआ, मोदी जी ने भी एक हेडलाइंस बनाया था कि 1 लाख सोलर पैनल्स का हाउस बनाएंगे। तो उसके बाद ये मोमेंटम में सोलर चालू हो चुका है। आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड सोलर इंडस्ट्री विल बी, बिकॉज लॉट ऑफ पावर सेक्टर में डिफिसिट है। जो पीक डिमांड है इंडियन पावर इंडस्ट्री में, वो हम लोग मैच नहीं कर पा रहे हैं। तो सोलर इज द बेस्ट वे। और जिसमें है वो इरडा, इरडा जैसे लिस्टिंग हुआ था 60 के आसपास, तो उसके बाद भी ये डबल हो चुका है। और उन्होंने एक अनाउंसमेंट भी किया हुआ है कि ये रिटेल फाइनेंसिंग में भी जाएंगे, जो रिन्यूएबल एनर्जी में जाते हैं। दैट इज द बिगेस्ट मार्केट। मतलब आई थिंक अगर वो उन्होंने सक्सेस कर दिया तो द बिजनेस कैन डबल एंड ट्रिपल फ्रॉम दीज लेवल्स, अगर उन्होंने रिटेल फोकस बहुत अग्रेसिवली कर लिया है। तो इरडा वुड बी द बेस्ट स्टॉक टू होल्ड ऑन एंड इन्वेस्ट इन सोलर। बाकी तो ये बोरोसिल है, आई थिंक ऑलरेडी मोमेंटम आ चुका है, यहाँ से अपसाइड मेरे लिए लिमिटेड लग रहा है। बट इरडा वुड बी द बेस्ट स्टॉक अगेन, टू बी ऑन अ सेफर साइड। ओके, क्योंकि हमने अयोध्या का जिक्र किया था कि वहां से वापसी के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम सूर्योदय योजना का ऐलान कर दिया था। वहां पर से सर एक और चीज समझ में आई थी कि जो फोकस रहेगा सरकार का, वो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए रहेगा। इनफैक्ट ट्रेन्स भी सरकार जो है वो नई लाने की योजना बनाएगी, वहां पर भी एलोकेशन पड़ेगा। स्पेसिफिकली ये जो स्पिरिचुअल टूरिज्म से जुड़ी जो सेक्टर्स हैं, ये लाइमलाइट में आ सकते हैं। कई कंपनियां घोषणाएं भी कर चुकी हैं। तो होटल इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनियों पे आपकी क्या राय है? क्या यहाँ पर अयोध्या में या फिर और स्पिरिचुअल टूरिज्म से जुड़ी जो जगहें हैं, वहां पर नया निवेश करने पे सरकार कुछ रियायत दे सकती है कंपनियों को? आई थिंक यस। आप देखोगे वर्ल्ड कप के बाद से ही मैं हम लोग बात करना चालू कर दिए थे होटल इंडस्ट्रीज के लिए। अगर जो भी इंडिया में आएगा, ये जो टूरिज्म बोल रहे हो स्पिरिचुअल टूरिज्म, वो सिर्फ अयोध्या के लिए नहीं आएगा। बहुत सारे ऐसे 10-15 ऐसे स्पॉट्स है वर्ल्ड इंडिया में जहाँ पे पूरा एक टूर बनाया है। तो एंड ऑफ द डे जो एयरलाइन स्टॉक्स है, होटल स्टॉक्स है, उनमें हाईएस्ट नो डिमांड रहेगा उस चीज के लिए। तो गोइंग फॉरवर्ड 2024 में टूरिज्म विल बी हाईली फोकस्ड। और मोदी जी ने ये साल के लिए तो मतलब राम मंदिर का ओपनिंग पहले मंथ भी कर दिया है। तो आई थिंक बहुत सारे ऐसे टारगेट्स हैं गवर्नमेंट के अंदर। और आई थिंक जो जो टूरिज्म और टेम्पल इकोनॉमिक्स है इंडिया का, विच वाज अराउंड 2.5% लास्ट फाइनेंशियल ईयर, आई थिंक दैट कैन गो अप टू 4 to 5% ऑफ द होल जीडीपी। तो डबल सेक्टर अगर फोकस कर रहे हैं मोदी जी ने, तो यहाँ से होटल इंडस्ट्री, एयरलाइन इंडस्ट्री भी हाईली फोकस्ड। फिर एक और सेक्टर बार बार जिक्र होता है, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग। पीएलआई स्कीम्स का दायरा बढ़ाया जा सकता है, यानी कि जिन सेक्टर्स के लिए, जिन कंपनियों के लिए अभी पीएलआई स्कीम लागू है, क्या उनका दायरा बढ़ाकर थोड़े ब्रॉडर स्पेस में, ब्रॉडर यूनिवर्स को और कैप्चर किया जा सकता सर क्वेश्चन क्लियर नहीं हो है? पाया। पीएलआई स्कीम के तहत क्या कुछ और कंपनियां, कुछ और सेक्टर्स आ सकते हैं? क्योंकि घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने पे सरकार का फोकस है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे आप टॉप बेट्स कहाँ पर लगाएंगे? मैन्युफैक्चरिंग हमेशा मेन फोकस रहा है मोदी जी की गवर्नमेंट में, बिकॉज दैट इज द ओनली सेक्टर विच कैन फाइनेंस लॉट ऑफ ग्रोथ टू द इंडियन इकोनॉमी। मैन्युफैक्चरिंग और हाउसिंग, ये दोनों ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जाता है, मैक्सिमम जीडीपी ग्रोथ का जो इंजन है, इन दोनों पे ही टिका हुआ है। तो आई थिंक दी पीएलआई स्कीम जो नॉन सेक्टर है अभी भी, जहां जहाँ पे उन्होंने फैसिलिटीज दिए नहीं है, ऑल सेक्टर्स विल बी कवर्ड इन दिस फाइनेंशियल ईयर। सर अब निजी क्षेत्र की ओर आते हैं, और उसमें ना सबसे पहले फाइनेंशियल सेक्टर पे बात करेंगे। पीएसयूज को तो हमने देखा, पीएसयू बैंक्स आर आउटशाइनिंग, अभी भी तेजी ज्यादा देखने को मिल रही है एज कम्पेरेटिव टू प्राइवेट बैंक्स के जो नतीजे आ रहे हैं, चाहे वो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के आ रहे हो या फिर जो बड़े बैंक्स हैं उनके, वो नतीजे कैसे लगे? और ऊपर से अभी जो लेटेस्ट न्यूज है, दैट इज एलआईसी को मंजूरी मिल गई है 9.99% तक स्टेक खरीदने की एचडीएफसी बैंक में। इस न्यूज को आप कैसे देखते हो? ये ओवरऑल बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर आपका क्या राय है? आई थिंक अगर कंपेयर करते हैं प्राइवेट बैंक्स और पीएसयू बैंक्स में, पीएसयू बैंक्स हमेशा लोअर प्राइस टू बुक वैल्यू ट्रेड किए हैं प्राइवेट बैंक्स के लिए।
तो जिस तरीके से गवर्नमेंट फोकस्ड है पीएसयू और पीएसई के सेक्टर के लिए, तो आई थिंक ऑल द फंड मैनेजर्स एंड द एफआईएस आर फोकसिंग मोर ऑन द पीएसयू बैंक्स। प्राइवेट बैंक्स के लिए क्या है, वहां पे ग्रोथ लिमिटेड है और इनके पास ग्रोथ बहुत अनलिमिटेड ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। तो मेरे लिए अगर पीएसयू बैंक्स में बेट करना है तो बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएनबी में मुझे लगता है यहाँ से और भी अपसाइड लग रहा है फॉर अनदर 20-25% मोमेंटम फ्रॉम दीज लेवल्स। प्राइवेट बैंक में क्या है, दे आर एग्रेसिव बट द एसेट जो है क्वालिटी, वहां पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज लग रहा है। आज भी आप देखोगे तो येयू फाइनेंस बैंक ऑलमोस्ट 5 to 6% डाउन खुला आज मार्केट सुबह मॉर्निंग में। तो वहां पे भी एसेट क्वालिटी पे थोड़े से क्वेश्चंस हैं। प्लस एचडीएफसी, यस, द लीडर फादर ऑफ द इंडियन बैंक प्राइवेट बैंक्स, उसमें भी बहुत सेलिंग प्रेशर आया हुआ है। एंड आई थिंक एलआईसी का जो मोमेंटम है, अप्रूवल जो मिला हुआ है, इट इज ए न्यूट्रल मोमेंटम राइट नाउ। बट यस, यहाँ से डाउनसाइड बोल सकते हो लिमिटेड है। बट जिस तरीके से एफआईएस बेच रहे हैं उतना पूरा अगर अब्जॉर्व कर लेता है एलआईसी, देन ओनली थोड़ा सा बैंक एक्स हो या निफ्टी थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा बिकॉज ऑफ द हेवी वेट्स इन द सेक्टर स्पेसिफिक इंडेक्सेस। एलआईसी के खुद के स्टॉक पे क्या करना चाहिए सर? क्योंकि मार्केट जब तेज है तो फिर एलआईसी को तो बहुत बड़ा बेनिफिट हो रहा है। इट्स द लार्जेस्ट इंस्टीट्यूशन इंडिया में जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाता है। आई थिंक यस, एलआईसी वाज, मतलब उतना एक्सपेक्टेशन था आईपीओ के बाद कि ये सबसे बड़ी कंपनी है, वर्ल्ड नंबर 5 इंश्योरेंस कंपनी है, बट फिर भी अंडर परफॉर्मर रहा हुआ है। बट यस, जिस तरीके से मिड कैप और स्मॉल कैप्स में जो रैली आई है, उनके प्रॉफिटेबिलिटी, उनके जो यील्ड्स हैं वो बढ़ चुके हैं, तो उस हिसाब से वो अबव आईपीओ प्राइस आ चुके हैं। आई थिंक अगेन यहाँ से भी अपसाइड वेरी कंजर्वेटिव रहेगा। आई डोंट थिंक स्टॉक एलआईसी विल गिव यू मल्टी बैगर काइंड ऑफ रिटर्न्स एंड ऑल, बट यस, एक स्टेबल लॉन्ग टर्म रिटर्न के लिए एलआईसी में होल्ड कर सकते हैं। सर एक आपका व्यू रियल एस्टेट सेक्टर पे भी चाहिए। क्या रिजल्ट्स उतने बेहतर आ रहे हैं जितनी की एक्सपेक्टेशन थी मार्केट को? डीएलएफ के नतीजे आ चुके हैं, मेरे ख्याल से मैक्रोटेक के नतीजे भी आ चुके हैं, और ओबरो रियल्टी के अभी तक के नतीजों से क्या लगता है कि ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है रियल एस्टेट? सर रियल एस्टेट में आई थिंक लास्ट 6 मंथ्स में आप देखोगे मंथ ऑन मंथ जो बिजनेस अपडेट्स आते हैं, गोदरेज के हो, शोभा के हो, ब्रिगेड के हो, बहुत अच्छे ग्रोथ आए हुए हैं। ऑर्डर बुक्स बहुत हेवी चल रहा है। एवरी एवरी प्रोजेक्ट उनका 60-70% सेल इमीडिएटली हो रहा है। रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, मार्जिन इंप्रूवमेंट्स है। और आई डोंट थिंक इवन द इंटरेस्ट रेट्स में आप देखोगे तो यहाँ से कोई कम या ज्यादा होने वाला है। 8 to 8.5 के आसपास ही होम लोन के इंटरेस्ट स्टेबल रहेंगे वैसे। तो मेरे हिसाब से डिमांड बहुत है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। मेरे लिए स्टॉक Godrej Property is the best stock to hold on a conservative basis. एक ग्रुप के ऊपर सवाल है, दैट इज अदानी ग्रुप। अभी क्या करना चाहिए? बजट से पहले की बाइंग है, स्पेशली ये अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पार, अदानी पोर्ट्स, ये सब स्टॉक्स तेज हो गए हैं। एसीसी अंबुजा, ये स्टॉक्स तेज हो गए हैं। तो ओवरऑल पूरा अदानी ग्रुप अभी आपको कैसे लगता है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बजट में जो भी अनाउंसमेंट आती है ना, दैट इज रिलेटेड टू, मेजरली दैट इज रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर, पार, ऐसे सेक्टर्स में, पोर्ट सेक्टर के लिए। तो वो थीम तो सारी की सारी अदानी ग्रुप के स्टॉक्स के पास ही है। अदानी के पास तो एवरीथिंग है, ए टू जेड ऑल टाइप ऑफ इंडस्ट्री स्टॉक्स उसके पास है। बट अगर 1 साल पहले हम लोग याद करेंगे तो February 1 ही था जिस दिन हिडल बंक का हो या जो भी क्रेडिट स्विस का जो रेटिंग 0 आया था बॉन्ड के लिए, इट वाज द सेम डे अदानी वाज बैक टू बैक सर्किट्स नीचे लग रहे थे। तो यस, अदानी एज ए सेक्टर, एज ए ग्रुप कंपनी विल बी हाईली फोकस्ड। पोर्ट बिजनेस में ज्यादा फोकस करता हूँ उस चीज के लिए बिकॉज उसके कैश फ्लोस बहुत अच्छे हैं, स्ट्रांग है, और आगे का जो फ्यूचरिस्टिक मॉडल बहुत अच्छा है। उसके बाद अगर देखते हैं तो फिर अगेन एसीसी और अंबुजा वुड बी द बेस्ट स्टॉक अंडर द ग्रुप स्टॉक्स। अदानी एंटरप्राइज में यस, ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस अदानी एंटरप्राइजेस में कोई दुकान नहीं है, बट यस, इट वुड बी वेरी हाईली वोलेटाइल स्टॉक और हाईली वोलेटाइल ग्रुप कंपनी आल्सो। अच्छा, अब आपके पिक्स, पहले तो सेक्टर स्पेसिफिक कौन सी थीम्स आप समझ रहे हो, चाहे वो बजट से रिलेटेड हो या फिर पूरे फिस्कल के लिए रेवेन्यू विजिबिलिटी के चलते, कौन से सेक्टर्स आपको बहुत स्ट्रांग लग रहे हैं मार्केट में? So I think पावर सेक्टर पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं बिकॉज द वे हाउ डिफिसिट्स इन द पावर इंडियन सेक्टर चल रहे हैं। तो टाटा पावर वी आर कंटिन्यूअसली ट्रैकिंग एंड कंटिन्यूअसली रिकमेंडिंग आवर क्लाइंट्स। तो टाटा पावर वुड बी ए स्टॉक फॉर द मंथ, फॉर द ईयर अगेन। तो 380 के आसपास चल रहा है। और किसी को भी अगर यहाँ पे भी लॉन्ग टर्म बेट्स करना है तो ये बेस्ट डिफेंसिव स्टॉक रहेगा फॉर एटलीस्ट 1 ईयर प्लस के लिए। तो पावर सेक्टर में ज्यादा फोकस कर रहे हैं। सेकंड अगेन रियल एस्टेट, यस वी आर वेरी मच फोकस की इंडिया में बहुत हाई डिमांड आने वाली है। क्वालिटी ऑफ दी बिल्डर्स के अच्छे हुए हैं, रेरा आने के बाद भी अच्छा क्वालिटी बढ़ा हुआ है। तो आई थिंक गोदरेज प्रॉपर्टीज वुड बी द बेस्ट पिक फॉर अस इन दिस ईयर। ओके, पिक्स मैं आपसे पूछ रहा था, आपने तो वैसे पावर और रियल एस्टेट बता दिया, लेकिन ओवरऑल अगर मैं आपके टॉप पिक्स पूछूं जो मेहता इक्विटीज ने अपने क्लाइंट्स के लिए सजेस्ट करा है, और वही बात है कि अगर बाजार गिर भी जाए तो धीरे धीरे करके सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट करें, अपने रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इन्वेस्ट करें। ये फंडामेंटल प्रशांत जी बताएंगे कि किन कंपनियों के अच्छे हैं। तो तो आई सर थिंक
टॉप शेयर्स कौन से हैं आपके लिस्ट तो में? उसमें एचडीएफसी बैंक हमेशा फर्स्ट पिक रहा वो अपना, लास्ट 3-4 वीक से हम लोग उसको ही बेट कर रहे हैं। प्लस सेकंड स्टॉक रहेगा सेलो वर्ल्ड। सेलो वर्ल्ड में भी अच्छा हम लोग मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टेशनरी और पेन सेक्टर में। तो सेलो वर्ल्ड विल बी द सेकंड स्टॉक वी आर रिकमेंडिंग। थर्ड वुड बी अगेन डीएलएफ एज ए सेक्टर। आई थिंक इट हैज अ पैन इंडिया प्रेजेंस और अच्छे मार्जिन इंप्रूवमेंट आए हैं रिजल्ट्स में भी। तो आई थिंक दीज 3 स्टॉक्स आर द बेस्ट पिक्स फॉर अस। लास्टली सर, मार्केट्स अभी जैसे मैंने कहा 21,600 के पास है, तो ये प्री बजट बाइंग तो दिखती है, लेकिन अगर वर्स्ट केस में अगर हम समझें कि अगर, क्योंकि बहुत ज्यादा मैक्रो इवेंट्स हैं, रिजल्ट्स का भी इम्पैक्ट पड़ेगा, कि कोई डिप आती भी है तो कहाँ तक का मैक्सिमम डाउनसाइड आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मार्केट्स में, और क्या टारगेट्स होंगे पूरे फिस्कल में? बिकॉज दिस इज इलेक्शन ईयर ऑल्सो, और अभी तो बजट आना है, मेन वाला बजट आना है 3-4 महीने बाद, जब इलेक्शंस हो जाएंगे उसके बाद। तो अभी पूरे साल मार्केट कैसी रह सकती है और कहाँ तक डिप आ सकता है मार्केट? बट जिस तरीके से 23 में जो इंडेक्स में मोमेंटम आया है, 24 में आई डोंट थिंक उतना बड़ा मोमेंटम आएगा, जो 18-20% का जो मोमेंटम लास्ट ईयर आया था। इट विल बी वेरी गुड ईयर फॉर लॉन्ग टर्म लार्ज कैप स्टॉक्स, नॉट फॉर द मिड कैप स्टॉक्स। आई थिंक ज्यादा फोकस लार्ज कैप में करना चाहिए। और निफ्टी में अगर देखते हो तो मुझे 21,200 इज ए लेवल टू वॉच। इसके नीचे मार्केट जाना नहीं चाहिए, प्री बजट हो या पोस्ट बजट हो, या इवन अप टू दी रियल बजट ऑल्सो। ये मार्केट यहाँ से नीचे, और साइकोलॉजिकल लेवल जो है वो 21,000 का लेवल है, उसके नीचे अगर मार्केट क्लोज देते हैं तो ऑब्वियसली देयर विल बी लॉट ऑफ सेलिंग प्रेशर कमिंग डाउन द लाइन। ओवरऑल मुझे टारगेट यहाँ से लगता है 24,000 का एक टारगेट एक साल का रखना चाहिए मैक्सिमम, बेस्ट केस सिनेरियो में। बट आई थिंक दैट विल बी वेरी स्लो मोमेंटम। प्री पोस्ट रिजल्ट्स ऑफ द इलेक्शन वुड बी द लेवल वेयर वन शुड कीप एन वॉच। आपने तो बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली बात कर दी सर, 24,000 का लक्ष्य दे दिया ऊपर, और नीचे बोल रहे हो 21,000 से नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर 21,000 के नीचे, वैसे सर है बहुत वोलेटाइल मार्केट, इतना आसान नहीं होगा इस बार पैसा बनाना। और अभी जैसे राइट। आपको सरकारी कंपनियां दिख रही हैं बजट से पहले, तो ऐसा जरूरी नहीं कि बजट के बाद आपको सरकारी कंपनियां दिखे, कोई नए एकदम से सेक्टर्स जो होंगे वो सामने आ जाएंगे। तो 21,000 आप रियल, मतलब आप यही समझो कि 21,000 इज द मैक्सिमम डाउनसाइड लेवल जो इस निफ्टी पे इस समय देखने को मिल सकता 20,800, 20,800, दिस वुड बी द लेवल मैक्सिमम हम दिख रहे हैं कि अगले 1-2 महीने के अंदर, अगर वर्स्ट केस सिनेरियो में कुछ आता है तो। अदरवाइज 21 के नीचे भी शायद बाय ऑन डिप्स में ह्यूज बाइंग आने वाला है, दैट टू फ्रॉम द डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, जिस तरीके से उनके पास कैश बैलेंस 3-4% ऑफ द होल। मतलब आप जानोगे 50 लाख करोड़ में अगर 2 से 3% कैश पड़ा हुआ है तो कितना पावर है इंडियन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास। तो वो यहाँ पे प्ले आउट कर लेंगे अगर 21,000 से नीचे आता है। तो एफआईएस को वापस आना पड़ेगा, चाहे पोस्ट बजट बजट पढ़ के आए या फिर इलेक्शन का नतीजा देख के आए, जैसे मर्जी आए, महंगा सामान ही खरीदना पड़ेगा, भारत में खरीदना है तो। ये बात समझ में आई। आई थिंक सेकेंड सेट ऑफ जो लार्ज कैप्स है वहां पे ज्यादा आएंगे वो लोग। जो एचडीएफसी में ऑलरेडी ज्यादा सेलिंग प्रेशर आ चुका है, दे मे नॉट अगेन रिकैप दी लेवल ऑफ एचडीएफसी बैंक, तो पूरा वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ही कवर अप कर लेगा। दे विल कम बैक आराम से, उनको कोई घाई नहीं है। भाई बहुत शुक्रिया प्रशांत जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बजट और बाजार पर चर्चा करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू। थैंक यू सर।